इमेजिन आप महीनों से एक नॉवल लिख रहे हैं, सालों से मेहनत कर रहे हैं पेंटिंग की कला सीखने में और आपके डस्टबिन में मुचड़े हुए पेपर्स की ऐसे सैकड़ों गुच्छे पड़े हैं। उनमें आपकी घंटों की सालों की वो मेहनत है जो आपको नहीं लगता कि लोगों के सामने लाने लायक है। इमेजिन वही काम आप कंप्यूटर पे कर रहे हैं और उसको एक दिन एक मशीन पढ़ लेती है, आपके स्टाइल और कंटेंट को कॉपी करके सेकंड्स में उसकी सैकड़ों कॉपीज प्रोड्यूस करके लोगों के सामने रख देती है और आपकी सालों की मेहनत एक सेकंड में पानी हो जाती है और आपको उसका धेला भी नहीं मिलता। यह कोई साइंस फिक्शन नहीं है, ना ही किसी फिल्म का सीन है। यह 21वीं शताब्दी की सबसे बड़ी त्रासदी है और कानूनी लड़ाई भी है। न्यूयॉर्क टाइम्स के द्वारा ओपन एआई पर कॉपीराइट का दावा ठोकने या सू करने की बात हो, या इंडियन न्यूज एजेंसीज के द्वारा अपने डेटा के प्रोटेक्शन की लड़ी जाने वाली लड़ाई हो, या आप और मेरे जैसे कंटेंट क्रिएटर्स जो कॉपीराइट क्राइसिस से जूझ रहे हैं उनका प्रश्न हो। अब हम सभी के सामने यक्ष प्रश्न ये है कि एआई के दौर में क्रिएटिविटी का मालिक कौन है। हाय, मेरा नाम विक्रम है और आप मेरे चैनल अन्वेषा पर हैं। अन्वेषा मींस सीकिंग बिटवीन द लाइन, अनकही की तलाश। आज हम एआई कॉपीराइट वॉर के पीछे का सच जानने की कोशिश करेंगे और जानेंगे यह भी वो कौन सी मिस्टीरियस प्रोसेस है या रहस्यमयी प्रक्रिया है जिसके थ्रू आपके प्रॉम्प्ट के अनुसार एआई आपको कंटेंट क्रिएट करके देता है। अगले पार्ट में हम ये जानेंगे कि इसके कॉपीराइट विवाद के कौन कौन से एस्पेक्ट्स हैं या पहलू हैं, और उसके अंतिम भाग में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि दुनिया भर में इस मसले को निपटाने के लिए क्या क्या कदम उठाए जा रहे हैं, और जानेंगे इसमें इंडियन पर्सपेक्टिव क्या है और भारत में इसको लेकर कौन कौन से कानूनी कदम उठाए जा रहे हैं। आपने गलियों में या सड़कों पर ऐसे व्यक्ति को देखा होगा जिसके हाथ में एक रस्सी या डंडा होता है और उस रस्सी और डंडे के नीचे एक मैग्नेट बंधा होता है, यानी एक चुंबक बंधा होता है। उस चुंबक पर चिपका होता है लोहे का बुरादा, नट बोल्ट्स, कीलें। वो उस लोहे के बुरादे और नट बोल्ट्स और कीलों को उतार कर मार्केट में बेच देता है और उससे अपनी जीविका चलाता है। दोस्तों, इसी प्रक्रिया को स्क्रैपिंग कहते हैं। कुछ ऐसी ही प्रक्रिया एआई टूल्स भी अपनाते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि ये प्रोसेस थोड़ी सिस्टमेटिक और साइंटिफिक होती है। एआई टूल्स डेटा को स्क्रैप करके उससे रिजल्ट प्रोड्यूस करने के लिए मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स या एमएल एल्गोरिदम्स का प्रयोग करते हैं। एमएल एल्गोरिदम के कुछ मॉडल्स होते हैं जैसे नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग मॉडल, एनएलपी मॉडल्स और डीप लर्निंग मॉडल्स। ये मॉडल्स इंटरनेट पर उपलब्ध डेटा को एनालाइज करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं, उसके पैटर्न्स को स्टडी करते हैं और उसके बिहाफ पे हमें रिजल्ट्स प्रोड्यूस करके देते हैं। इसकी अपनी कोई सोच नहीं होती, यह केवल अवेलेबल डेटा के पैटर्न को स्टडी करके अगले स्टेप को प्रेडिक्ट करते हैं और उसके अकॉर्डिंग हमें रिजल्ट्स देते हैं। यह पूरी प्रक्रिया 4 स्टेप्स में पूरी होती है, जिसका पहला स्टेप है डेटा इंजेशन एंड ट्रेनिंग। आपने कई बार देखा होगा कि जब भी आप कोई ऐप डाउनलोड करते हैं तो आपसे कुछ परमिशंस मांगते हैं। तो जैसे ही परमिशन आप उस ऐप को देते हैं, वो सारा का सारा डेटा जो आपके फोन में अवेलेबल है, इमेजेस हैं, मैसेजेस हैं, वो किसी न किसी एआई टूल के पास रीड करने के लिए अवेलेबल होता है। वो आपके फोन में रखे सभी पीडीएफ्स, बुक्स, जो भी ड्राफ्ट आपने तैयार किए हैं, उसको वो रीड करता है। रीड करता है आपके लैंग्वेज को, आपके ग्रामर को, आपके हाव भाव को, इवन आपके स्टाइलिस्टिक नुआंसेस, जिस लहजे में, जिस तरीके से आप बात करते हैं, जो बारीकियां हैं, उसको भी रीड करता है और आपके पैटर्न को ऑब्जर्व कर लेता है। इसका दूसरा पार्ट है जिसे हम इनपुट या प्रॉम्प्टिंग कहते हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि आपके कुछ दोस्त होते हैं जो आपसे कुछ जानना चाहते हैं, आप बताने के मूड में नहीं है, फिर भी वो जानना चाहते हैं। वो आपके पास आते हैं, काफी देर बैठते हैं, इधर उधर की बातें करते हैं, फिर आपकी दुखती रग पर हाथ रख देते हैं। फिर आप उनको वो बताना शुरू करते हैं जो अदरवाइज आपको उनको नहीं बताते। इसी प्रक्रिया को प्रॉम्प्टिंग कहते हैं। तो एआई टूल क्या कहता है कि महाशय, जो आउटपुट आपको चाहिए उसके अकॉर्डिंग मुझे आप कुछ न कुछ बताइए, कुछ इंस्ट्रक्शंस दीजिए जिसके आधार पे मैं आपको रिजल्ट्स प्रोड्यूस करके दे सकूं। तो जो आउटपुट आप चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग आप एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस तैयार करके देते हैं और ये सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस ही प्रॉम्प्ट कहलाता है और उस पूरी प्रक्रिया को प्रॉम्प्टिंग कहते हैं। इसका अगला स्टेप आता है प्रोसेसिंग एंड जनरेशन। अभी अभी आपने जो प्रॉम्प्ट दिया है या सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस दिया है, उसको एमएल मॉडल्स छोटे छोटे यूनिट्स या टोकन्स में ब्रेक कर लेते हैं और उसे कन्वर्ट कर लेते हैं मैथमेटिकल लैंग्वेज में, जिसे कंप्यूटर्स समझते हैं या मशीन समझती हैं, 01110 वाली लैंग्वेज में। और उसके बाद ये इसे डीप न्यूरल नेटवर्क की मदद से ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर में भेज देते हैं।
ये ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर अटेंशन मैकेनिज्म होता है जो आपके इंस्ट्रक्शन के प्रॉम्प्ट्स के सभी छोटी चीजों को इंपॉर्टेंस के अनुसार सेट करता है और उसके वाइडर कॉन्टेक्स्ट को समझता है। उस वाइडर कॉन्टेक्स्ट को समझने के बाद वो उसके अगले थॉट, स्टेप या पिक्चर को समझ के उसे डेवलप करता है और उसको एक सीक्वेंस में बिठाता है और उसके बाद पीस बाय पीस आपके कंटेंट को बिल्ड करता है। इसका लास्ट और फोर्थ पार्ट होता है आउटपुट एंड रिफाइनमेंट। एआई टूल्स आपके प्रॉम्प्ट के अनुसार जो भी कंटेंट प्रोड्यूस करते हैं उसका एक ड्राफ्ट आपके सामने रखते हैं और ये आपको कहते हैं कि अगर आपको जो भी इसमें इंप्रूवमेंट या रिफाइनमेंट चाहिए उसके अकॉर्डिंग आप मुझे फर्दर प्रॉम्प्ट दे सकते हैं और मैं इसमें आपके डिजायर्ड रिजल्ट प्रोड्यूस करके दे दूंगा। अब पूरी प्रोसेस में देखने की बात यह है कि इसमें एक ह्यूमन टच रहता है। आप प्रॉम्प्ट दे रहे हैं, एक ह्यूमन ओवरसाइट रहती है कि उसमें कोई अगर रिफाइनमेंट की जरूरत है तो आपको करके देते। तो ये बात आप ध्यान में रखिएगा, ह्यूमन टच या ह्यूमन ओवरसाइट, ये हमारे आगे काम में आने वाला है। इस पूरे प्रोसेस में 4 कोर टेक्नोलॉजीज का प्रयोग होता है। पहला है न्यूरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, जिसे हम एनएलपी भी कहते हैं। सेकेंड है मशीन लर्निंग या डीप लर्निंग मॉडल्स। थर्ड है लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स, एलएलएम्स। एंड फोर्थ है जनरेटिव एडवर्सारियल नेटवर्क्स, जिसे गैन्स भी कहते हैं, एंड डिफ्यूजन मॉडल्स। इस पूरी प्रोसेस को समझने के बाद कुछ चीजें समझ में आती है। उसमें से पहले हम पकड़ते हैं जो पार्टीज हैं उन पहले वो हैं जिन्होंने आज तक कुछ क्रिएट किया है और इंटरनेट पे वो डेटा अवेलेबल करवाया है, तो वो क्रिएटर्स हैं। सेकंड, एक मशीन है, एक एआई टूल है जो आपके डेटा को यूज कर रहा है। तीसरा वो है जिसको उस डेटा का यूज करके कुछ चाहिए, रिजल्ट्स चाहिए। अब यहां पे इन तीनों पार्टियों के बीच में जो खींचतान है कॉपीराइट को लेके, उसके 2 पहलू निकलकर हमारे सामने आते हैं। पहला, कोई दूसरा जो एक एआई टूल है वो आपके डेटा को पढ़ के किसी तीसरे की प्रॉब्लम का सोल्यूशन प्रोवाइड करवा रहा है और बीच में से आप गायब, आपकी मेहनत गई पानी में। दूसरा, आप एक क्रिएटर हैं, आपने एक एआई टूल को सब्सक्राइब कर रखा है, उसको उसकी फीस दे रखी है और आप अपनी इमेजिनेशन से उसको कोई प्रॉम्प्ट देते हैं और उससे कुछ क्रिएट करते हैं। अब उस क्रिएटिविटी का मालिक कौन है? और यही वो 2 पहलू है जो सारा पेज फंसा हुआ है। एआई टूल्स और कंटेंट क्रिएटर्स के बीच जो कॉपीराइट वॉर चल रही है उसको हम 2 स्तर पे समझेंगे। पहला, ग्लोबल स्केल पे इस पे क्या हो रहा है और भारत में इसमें क्या कदम उठाए जा रहे हैं। ग्लोबल स्केल की बात करें तो जितने भी टेक जाइंट्स हैं उनके अपने एआई मॉडल्स और एआई कंपनीज, एआई टूल्स हैं, इनके सभी के अपने एआई टूल्स हैं, जैसे जेमिनाई है, कोपायलट है, परप्लेक्सिटी है, चैटजीपीटी है, ग्रॉक है, मिड जर्नी एटसेट्रा। ये सभी इंटरनेट पर अवेलेबल जो टेराबाइट्स गीगाबाइट्स में डेटा है उसको रीड करते हैं, उसको स्क्रैप करते हैं, उससे अपने आप को ट्रेन करते हैं और कंटेंट प्रोड्यूस करते हैं। इन टेक जायंट्स का मानना है कि जैसे एक स्टूडेंट लाइब्रेरी में जाकर पढ़ता है, वैसे ही हम ओपन स्पेस या पब्लिक डोमेन में अवेलेबल डेटा को यूज करके कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, तो इसका एक फेयर यूज है। जबकि कंटेंट क्रिएटर्स का कहना है कि नहीं, ये एक चोरी है, क्योंकि एक स्टूडेंट जब लाइब्रेरी में जाकर बुक्स पढ़ रहा है तो बुक्स जो लाइब्रेरी में अवेलेबल हैं वो बुक्स खरीदी गई हैं उस इंस्टीट्यूशंस के द्वारा स्टूडेंट्स के पढ़ने के लिए, तो हमें उसका कंटेंट क्रिएट करने का कॉम्पेंसेशन मिल चुका है। दूसरा इसका पहलू यह है कि इंडिविजुअल ह्यूमन ब्रेन की कैपेसिटी, रीड करने की कैपेसिटी और उससे प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी कहीं कम और स्लोअर होती है उसके कंपैरिजन में जो एक मशीन कर सकती है। मशीन की रीड करने की कैपेसिटी और कंटेंट क्रिएट करने की कैपेसिटी एक इंडिविजुअल ह्यूमन ब्रेन से कहीं ज्यादा होती है। हाल ही में जून 2025 में यूएसए में कंपनी है जिसका नाम है एंथ्रोपिक, उस कंपनी ने कुछ कंपनीज को $1.5 बिलियन सेटलमेंट की राशि के तौर पे दी है। ये राशि उन कंपनीज को दी गई है जिनकी बुक्स का पायरेटेड डेटा इस कंपनी ने यूज किया। तो एक बात तो तय है, कम से कम यूएसए में कोर्ट्स ने यह मानना शुरू कर दिया है कि इंटरनेट पर अवेलेबल डेटा का यूज हमेशा फेयर यूज हो, ये जरूरी नहीं है। अब हम बात करेंगे इंडियन पर्सपेक्टिव की। इंडियन कॉन्टेक्स्ट में ये स्टोरी थोड़ी फैसिनेटिंग हो जाती है क्योंकि इंडिया दुनिया का सबसे बड़ा डेटा मार्केट है। हाल ही में न्यूज एजेंसी एएनआई ने ओपन एआई को सू कर दिया, यानी कोर्ट में उन पे दावा ठोक दिया है। एएनआई का कहना है कि ओपन एआई ने बिना उनके परमिशन के उनका डेटा यूज किया है। यूएसए में जहां इस मुद्दे पर एंडलेस कोर्ट बैटल्स चल रही हैं, इंडियन गवर्नमेंट ने इस पे एक नया रास्ता चुना है। इंडियन गवर्नमेंट इस पर रिएक्टिव अप्रोच अपनाने के बजाय थोड़ी प्रोएक्टिव हो गई है। भारत सरकार का एक डिपार्टमेंट है जिसे हम कहते हैं डीपीआईआईटी, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, ने इशारा किया है कि वो एआई टूल्स के लिए एक ब्लैंकेट लाइसेंसिंग मॉडल लेकर आने वाले हैं। ब्लैंकेट लाइसेंसिंग का मतलब कंबल कोटाई से कतई नहीं है, उसको उस कॉन्टेक्स्ट में ना पढ़े। हॉस्टल में काफी बच्चों को कंबल कोटाई का एक्सपीरियंस रहा होगा। ब्लैंकेट लाइसेंसिंग का मतलब यहां पर सिर्फ इतना सा है
कि एआई कंपनीज को एक स्पेसिफिक फीस एक सेंट्रल अथॉरिटी या सोसाइटी को देनी होगी। यह सेंट्रल सोसाइटी और अथॉरिटी एक स्पेसिफिक मॉडल के तहत यह फी कंटेंट क्रिएटर्स को पे करेगी। भारत सरकार पहली बार सू एंड सेटल के बजाय पे एंड यूज मॉडल पर काम करना चाह रही है। अगर ये लॉ पास होता है तो भारत पहली वो बड़ी अर्थव्यवस्था होगी जो एआई कंपनीज को एक अपफ्रंट फीस देने के लिए कंपेल करेगी। कुछ लोग इसकी आलोचना यह कहकर कर रहे हैं कि भारत सरकार वापस लाइसेंस राज की ओर लौट रही है, लेकिन यहां पर एक ग्रे जोन भी है कि एआई टूल्स में एक प्रॉम्प्ट यूज करके जो भी आपने एआई टूल को लिखने के लिए दिया है वो एआई टूल ने लिखा है, उसका कॉपीराइट के राइट्स किसके पास होंगे? यूएस कोर्ट्स में या यूएस लॉज के अकॉर्डिंग ये माना जाता है कि जिस किसी भी चीज को ह्यूमंस ने क्रिएट नहीं किया है उसका कॉपीराइट ह्यूमंस के पास नहीं हो सकता, यानी क्रिएटर का एक ह्यूमन होना जरूरी है। भारत में भी कमोबेश यही स्थिति है। प्राचीन काल में 1957 में 1857 में नहीं 1957 में कॉपीराइट एक्ट भारत में पास हुआ। उसके अकॉर्डिंग ऑथर एक ह्यूमन बीइंग ही हो सकता है। इसका मतलब यह हुआ कि एआई टूल का यूज करके जो भी मास्टरपीस आप प्रोड्यूस करते हैं, जैसे ही आप उसको पब्लिश करते हैं वो पब्लिक डोमेन में आता है, वो अब पब्लिक प्रॉपर्टी, यानी कि उसके ओनर आप नहीं हैं। तो हमारे लिए आगे का रास्ता क्या है? कॉपीराइट का मतलब केवल लॉ सूट से या मुकदमेबाजी से तो नहीं है, इसका संबंध वैल्यू से भी नहीं है। अगर मशीन्स कुछ क्रिएट करती हैं और उसे आप फ्री मानते हैं, अब पब्लिक प्रॉपर्टी है, तो जो ह्यूमंस के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है उसको प्रीमियम माना जाना चाहिए, उसे उच्च कोटि उच्च गुणवत्ता का माना जाना चाहिए और उसके हिसाब से ह्यूमंस को कॉम्पेंसेट किया जाना चाहिए। हम किसी को भी यहां ये मानने में कतई संकोच नहीं करना चाहिए कि हम अपने पर्सनल ब्रांड को प्रोटेक्ट करें। एआई कंपनीज हमारा स्टाइल चुरा सकती हैं, उन्हें हमारी कहानी चुराने का अधिकार नहीं है। आप कमेंट करके ये जरूर बताएं, क्या आपको ये नहीं लगता कि एआई कंपनी जो भी हमारा डेटा यूज करते हैं उसकी कीमत हमें चुकाएं, या आप इसे केवल डेवलपमेंट के नाम पर चुकाई जाने वाली एक और कीमत भर मानते हैं? धन्यवाद। जय हिंद।